आज व्यू 360 में डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के छापे कितने सूदमंद हैं। खास जरूरियात की हामिल एक नौजवान से मुलाकात जो अपनी मिसाल आप हैं। कहती है, I became very mature at very small age and I accepted my problem. और 4 दहाइयों तक स्क्वॉश की दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला पाकिस्तान अब इस खेल में जवाल का शिकार क्यों? स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान से गुफ्तगू। इस 30 साल वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद गवर्नमेंट ने इस गेम को क्या दिया? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में मखसूस ज़रूरियात के हामिल अफराद को मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के बारे में बात तो बहुत की जाती है, लेकिन मुल्क में ऐसे अफराद की आबादी कितनी है जो स्पेशल नीड्स के ज़ुमरे में आते हैं? इस बुनियादी सवाल का ही कोई एक ठोस जवाब मौजूद नहीं है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 15% आबादी किसी माजूरी के साथ रह रही है। इस लिहाज से पाकिस्तान में ये आबादी तकरीबन 3 करोड़ बनती है, मगर नादरा के डेटाबेस के मुताबिक ये तादाद सिर्फ 3,72,000 के करीब है। तो खासा बड़ा फ़र्क है इन आदाद शुमार में। फिर ऐसे अफराद के लिए मुलाजमतों में कोटा भी है, लेकिन इसके बावजूद अमूमन उन्हें इस कोटे के मुताबिक नौकरियां नहीं दी जाती। जब बात रवैयों की आती है तो अल्फाज में हमने कुछ तब्दीलियां तो देखी हैं, जैसे डिसेबल्ड की बजाय अब डिफरेंटली एबल्ड की इस्तिलाह, माजूर की बजाय खुसूसी ज़रूरियात। लेकिन अल्फाज रवैयों को किस हद तक बदल सकते हैं और मखसूस ज़रूरियात को तस्लीम करने से क्या उनके लिए वसाइल की फ्राहमी भी बेहतर हुई है? ये बहुत अहम सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। पहले मिलते हैं फातिमा हसन से, जो डिफरेंटली एबल्ड या आम से हटकर सलाहियतों के मालिक इंसान की एक उम्दा मिसाल हैं। उनकी ज़िंदगी साबित करती है कि तालीम और खुद एतमादी हो तो फिर जिस्मानी दुश्वारियाँ रास्ता नहीं रोक पाती। उनकी कहानी लाई हैं समन खान। मिलिए खुश शक्ल, खुश लिबास और खूबसूरत फातिमा हसन से, जो फिट रहने के लिए जिम जाती हैं, एक IT कंपनी में UX कंसल्टेंट हैं और ब्लॉग्स भी लिखती हैं। और ये सब वो एक जिस्मानी बीमारी से मुकाबला करते हुए कर रही हैं। पैदाइश के वक्त तो किसी आम बच्चे की तरह थी, लेकिन 10 साल की उम्र में न्यूरोमस्कुलर डिस्टोनिया का शिकार हो गईं। दिमाग की बीमारी है जो आपकी बॉडी को एक साइड आपकी स्ट्रेंथ 18 रह जाती है और एक साइड 20 स्ट्रेंथ की रह जाती है, और जो 20 स्ट्रेंथ वाली साइड होती है वो 18 को अपने तरफ पुल करना शुरू कर देती है और उसके लिए बॉडी में डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। वो ट्रैवल करके इसके साउंड बॉक्स में चली गई और ये बीमारी डिस्टोनिया से चेंज करके डिस्टोनिया प्लस डिस्फोनिया होगी, जिसने फातिमा की आवाज़ बंद कर दी। यूँ तो फातिमा सामने वाले तक अपनी हर बात खुद पहुंचाती हैं, लेकिन कैमरे के सामने हमारे नाजरीन को बात समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए फातिमा की वालिदा आरिफा मंसूर उनकी आवाज़ बनी हैं। कहती है, I became very mature at very small age and I accepted my problem. कि जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि ओके अच्छा मेरा बैलेंस ख़राब हो रहा है तो मुझे कैसे मैनेज करना है। शुक्र ये उस एज में थी जब ये मोबाइल फ़ोन्स थे और इसने टाइप करके हमसे कम्युनिकेट करना शुरू किया। जिस्मानी चैलेंजेस से गुजरती फातिमा ने विजुअल कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन में ग्रेजुएशन किया। उनके मुलाजमत करने के फैसले ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी एक मुनफरिद अंदाज में सोचने पर आमादा किया। ऑन बोर्डिंग होती है, बैंक का अकाउंट खोलने से लेके सारे ऑपरेशनल चीज़ों में जिस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीज़ों पे हमने काम किया। हमें समझ आ गया कि ये इस तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगी। फिर उसके अराउंड पूरी कंपनी में बैकडोर चैनल से आप कह लें कि हमने वो सब चीज़ बिल्ड किया। हर कुछ अरसे बाद अपनी नौयत बदलने और जोर पकड़ने वाली बीमारी में गिरकर फातिमा ने जिस्मानी वर्जिश के ज़रिए ख़ुद को मजबूत बनाया और अपने आप को संभाला, और उनकी इस काविश ने ट्रेनर्स को भी उनके मुताबिक कोर्सेज तैयार करने की तहरीक दी। जब वो आई थी तो ये हमारे लिए भी एक नया चैलेंज था। हमने उनके बहुत एक कस्टमाइज वर्कआउट प्लान्स बताए, बिकॉज उनकी मसल वीकनेस का प्रॉब्लम है, मसल स्ट्रेंथ उनकी कम है, एंड स्पेशली बिकॉज उनका पोस्चर का भी वो इशू है। इसमें ऑब्वियसली उनकी कमिटमेंट भी थी एंड वी स्पेसिफिकली हायर्ड अ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर दिस पर्पस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनकी महारत उनके घर वालों के भी काम आना शुरू हो गई।
हम लोग अपने फादर का बिज़नेस रन करते हैं। आई लुक आफ्टर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फातिमा जो है वो सारा आईटी और सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट हैंडल करती है। मेरे जितने भी ग्राफिक्स की यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स है वो सारे फातिमा बनाती थी। जब हम टर्की वगैरह ट्रैवल किए, एक दिन हम फंस गए बिकॉज टर्की में आपको पता है एक लैंग्वेज का बैरियर होता है। सो फातिमा टाइप करके हमें फिगर आउट किया कि किस तरह हमें वो टर्किश में इंग्लिश से कन्वर्ट करना है। सो दैट वाज समथिंग गुड लर्निंग पॉइंट विद हर। फातिमा की खुद एतमादी में उनके वालिदैन और रिश्तेदारों का भी हाथ है, जिन्होंने कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी तरह भी दूसरों से मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो समझती हैं पूरे मुआशरे को बाशऊर होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज बुली है, जो हम समझते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं शायद वो करते हैं, मगर नहीं, वो हर एक किसी वक्त भी कहीं भी कर सकता है। कहती है इसीलिए तो ब्लॉगिंग करती हूँ कि लोगों को पता चले कि जो सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं इनको कैसे हैंडल करना है। फातिमा की कहानी ये यकीन दिलाती है कि जिस्मानी चैलेंजेस के साथ भी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज में गुजारी जा सकती है। बस आगे बढ़ते जाइए और रास्ते खुद ही बनते जाएंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। फातिमा जैसे कई अफराद पाकिस्तान में खुद इन्हिसारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। व्यू 360 में हम अक्सर उनकी कहानियाँ पेश करते रहते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे सना खुर्शीद से, जो पेशे के एतबार से वकील हैं और खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद के लिए एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। लाहौर से वज़ीर स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। सना, आपने वकालत की तालीम हासिल की और एक एक्टिव ज़िंदगी गुजार रही हैं। आज स्पेशल नीड्स और माजूरी के बारे में पहले से ज़्यादा बात होती है। अमली तौर पर इसमें कोई फ़र्क देखा आपने? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा, मैं डिसेबिलिटी एक्टिविज़म में काफ़ी एक्टिव हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठाऊँगी तो कोई और मेरे लिए क्यों उठाएगा। और एक चीज़ मैं आपको करेक्ट कर दूँ, ये माजूरी का वर्ड थोड़ा ऑफेंसिव है, ये अब हम इसे ना अवॉइड करते हैं यूज़ करना, क्योंकि लैंग्वेज, जैसे आपने पहले भी कहा, लैंग्वेज से बहुत फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज आपकी परसेप्शंस इन्फोर्स करती हैं। जिस तरह का आप किसी इंसान को एक डिस्क्राइब करेंगे तो उससे आप एक पूरा इमेज बनता है। सो ये नेगेटिविटी की जो टर्म्स हैं, डिसेबल्ड, माजूर, क्योंकि पहले हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में एक अनफॉर्चुनेटली एक है कि कोई भी ज़रा आपसे फ़र्क होता है, कोई भी किसी की खसूसी कोई ज़रूरत होती है तो उसको ना एक चैरिटी, बर्डन, नेगेटिव वर्ड्स हमने एसोसिएट किए हुए हैं कोई भी किसी कोई इम्पेयरमेंट के लिए। तो ये एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हर इंसान पहले होता है, और अगर उसकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसका एक पार्ट है, वो उसका पूरा आप नहीं है। सो अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इज़ अ पर्सन फर्स्ट एंड हिज डिसेबिलिटी कम्स लेटर ऑन। सना, आप कुछ बुनियादी सहूलियात को कानूनी तौर पर यकीनी बनाने की कोशिश भी कर रही हैं। इस बारे में आपकी सरकारी इदारों से भी बातचीत हो रही है, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें? जी, मैंने मेरी पहले भी पिटिशन मैंने एक हाई कोर्ट में की थी, जो फिर वो डिस्पोज ऑफ हो गई, तो फिर एक और हमने पिटिशन फ्रेश दायर की, क्योंकि हमारे लॉ में मौजूद था कि हर पब्लिक और कमर्शियल बिल्डिंग में एक रैंप और एक डिसेबल टॉयलेट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लाइक अ लॉट ऑफ लॉज वो इन्फोर्स नहीं हो रहा था, तो मेरी पिटिशन सारी उसी चीज़ से थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी पिटिशन एक स्टेप 1 है मेरे लिए, कि पहले एक रैंप बने जिससे लोगों को पता लगे कि एक रैंप होने से खाली बड़ा सिंबॉलिक होता है, उससे मेरे सारे मसले सॉल्व नहीं होते, मगर उससे ये पता लगता है कि एक जो जगह है वो ओपन है, वो वेलकमिंग है हर इंसान के लिए। सो मेरा काम उसी में ही है। और अब हम लोग रैंप बनाने से एक कदम, 2-3 कदम बल्कि आगे चल रहे हैं। हम उसमें हर तरह की विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी सहूलियात चाह रहे हैं कि हर पब्लिक और कमर्शियल स्पेस पे हो। इस सिलसिले में हम पंजाब में बाकी सारे सूबों में एक स्पेशल एक्ट मौजूद हैं जिसमें पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को प्रोटेक्शन मिलती है और उन्हें एम्पावर करते हैं। तो अब पंजाब में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक लॉ आ जाएगा जिससे ना सिर्फ उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी बल्कि उनको एम्पावर किया जाएगा। एक चीज़ लास्ट पे एक चीज़ बिल्कुल जानना चाहूँगा सना आपसे मैं, कि कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तानी नामी इत्तेहाद जो है उसने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पार्लियामान और लोकल गवर्नमेंट्स में स्पेशल नीड्स रखने वाले अफराद की शमूलियत को यकीनी बनाए और उनकी जो ये शमूलियत है वो बढ़ाए। इस हवाले से आपके ख्याल में कोई फ़ायदा होगा?
जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि विज़िबिलिटी मिलेगी और जो इंसान अपने लिए अपने मसले डिस्क्राइब कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। मुझे खुद पता है मुझे किस तरह के इश्यूज़ फेस्ड हैं, मेरे और कोई मेरे लिए डिसाइड नहीं करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे जी हम सब इक्वल हैं, हर एक को वही राइट्स और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो एक कंप्लीट लाइफ गुजारे जो ना सिर्फ इसके लिए फ़ायदेमंद हो बल्कि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और तो लोगों डेफिनेटली को इसी ये से क्या एक बेहतर सोसाइटी बन सकती है। बहुत शुक्रिया सना आपका हमसे बात करने का। सना खुर्शीद हमारे साथ थी और हमसे बात कर रही थी डिफरेंटली एबल्ड लोगों की सलाहियत के बारे में। पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स पैरालंपिक्स में ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज़्यादा मेडल्स जीत चुके हैं। इसके बावजूद स्पेशल एथलीट्स शिकायत करते हैं कि पैरा स्पोर्ट्स को वो अहमियत नहीं मिलती जिसकी उन्हें ज़रूरत है, मगर बदकिस्मती से इस शिकायत में वो तनहा नहीं है। पैरा स्पोर्ट्स यानी माजूर अफराद के खेलों के मुकाबले अक्सर आम मुकाबलों जितनी तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। आइए आपको मिलवाते हैं इंडोनेशिया के कुछ खिलाड़ियों से जो व्हील चेयर में बैठकर बैडमिंटन खेलते हैं और इस खेल की तरक्की के बारे में पुरुमीद हैं। इंडोनेशिया में विवन आंद्री और मोहम्मद सुबहान दोनों के लिए जिंदगी ने गैर मुतवक्के मोड़ ले लिया था। 2011 saya mengalami kecelakaan। 2011 में मैं मोटरसाइकिल के एक हादसे का शिकार हुआ। मुझे लगा कि मैं अपना रास्ता खो बैठा हूँ। दुनिया तारीक हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी टांग काट दी गई। मेरे साथ 2005 में एक हादसा पेश आया जिसके बाद मैंने व्हील चेयर का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके बाद मैंने अपने आप में बहुत खालीपन महसूस किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि व्हील चेयर पर बैठकर भी खेला जा सकता है। मुझे व्हील चेयर बैडमिंटन के बारे में उस वक्त पता चला जब मैं 26 साल का था। बैडमिंटन ने विवन आंद्री और मोहम्मद सुबहान को न सिर्फ नई उम्मीद और फाल रहने का मौका दिया, बल्कि माजूरों के बैडमिंटन के मुकाबलों के खिलाड़ियों के तौर पर अपने मुल्क को फख्र करने का एक मौका भी। पहले ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हम पैदाइशी तौर पर माजूर नहीं थे। हमें इसे अपनाने की ज़रूरत थी, जैसे ये समझना कि व्हील चेयर कैसे काम करती है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरह मुनासिब तरीके से बैठा जाए, कैसे इसे चलाया जाए। मोहम्मद सुबहान बचपन ही से बैडमिंटन खेलते थे और अब उन्हें अपने आप को नए अंदाज में ढालने की ज़रूरत थी। जरा सोचें कि हमारे पास 2 टूल्स हैं जिन पर हमें तवज्जो मरकूज करने और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें रैकेट को संभालना है, अब हमें व्हील चेयर पर भी उबूर हासिल करने की ज़रूरत है। सॉकर के बाद इंडोनेशिया में सबसे मकबूल खेल बैडमिंटन है। इस मुल्क के आलमी मायार के बैडमिंटन खिलाड़ी अक्सर समर ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीतते हैं। ताहम पैरा बैडमिंटन एक मुख्तलिफ कहानी है। एक कोच पिट्रियानी का कहना है कि मसला मुमकिना खिलाड़ियों की तलाश से शुरू होता है। भर्ती मुश्किल है। हमें बाज़ औक़ात माजूर अफराद के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ तालिब इल्म गरीब ख़ानदानों से हैं। अक्सर व बेशतर बुनियादी मसला ये होता है कि वो इस बात से लाइल्म होते हैं या तालीम की कमी है कि खेल दरअसल उनके लिए एक करियर का इंतखाब भी है। इस एहसास को विवन आंद्री बखूबी समझते हैं। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मैं खेल सकूंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि माजूरों के लिए खेल मौजूद हैं। हमें इंडोनेशियन टीवी पर शाज़ो नादिर ही पैरा ओलंपिक्स के बारे में खबरें दिखाई जाती हैं। उम्मीद ये है कि एक दिन इंडोनेशिया के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी भी उन खिलाड़ियों जितने ही तमगे और पजीराई हासिल करेंगे जो व्हील चेयर पर नहीं हैं। रैंडी विजाकसाना के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तानी मईशत की। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में शदीद दबाव का शिकार है और हुकूमत इसका जिम्मेदार डॉलर के गैर कानूनी लेन देन को करार दे रही है। इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक FIA ने चंद रोज़ के दौरान कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और बहुत से दीगर शहरों में करेंसी के मुबैना गैर कानूनी लेन देन में मुलव्वस कम अज़ कम 88 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तकरीबन 50 के खिलाफ मुकदमे कायम किए जा चुके हैं। कराची से वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या FIA के छापों से मार्केट में कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। साकिब, इन कार्रवाइयों से कोई बेहतर नताइज निकले हैं और रुपए की कदर में कोई इस्तेहकाम आया है मार्केट में? जी असद, अभी फौरी तौर पर तो नहीं, और आज भी जब इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर की कीमत है वो 171 रुपये 20 पैसे पर फरोख्त बंद हुई है, तो फौरी तौर पर तो इस पर कोई असर सामने नहीं आया है। लेकिन हुकाम का ये कहना है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में इसका असर ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जाने वाले शहरियों के लिए भी जो डॉलर की हद है वो $1000 तक कर दी गई है। इससे पहले वो $10,000 पर पर्सन लेकर जाया जा सकते थे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ $1000 ही लेके जा सकते हैं। और इसके साथ साथ
मजीद कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिससे हुकाम का ये अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में जो डॉलर की जो गैर ज़रूरी तलब है उसको किया जा सकेगा। तो इन तमाम अहकामात के बाद हुकाम का ये कहना है कि ये जो गैर ज़रूरी एक तलब है उसमें कमी लाई जा सकेगी। तो साकिब, माहिरीन क्या कहते हैं कि इन इक़दामात से डॉलर की कदर, इसकी दस्तयाबी, कुछ हद तक इस्तेहकाम आएगा इसमें? देखिए, माहिरीन मईशियत जो है इसमें मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि ये इक़दाम पहले कर देना चाहिए था, और जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम रखा गया है कि अगर आप $500 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो उनका ये कहना है कि ये स्टेप पहले लिया जाना चाहिए था और ये बहुत ताख़ीर से लिया गया और इससे बेहतरी ज़रूर आएगी। लेकिन बाज़ माहिरीन मईशत का ये भी कहना है कि जो बहुत ज़्यादा छापे मारे जा रहे हैं और उसको रोका जा रहा है, तो इससे एक गैर यकीनी की सूरत हाल भी पैदा होगी मार्केट में, और इससे जो है इसकी कीमत मज़ीद बढ़ सकती है। क्योंकि इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो कंसर्न है पाकिस्तानी मईशत के लिए वो यही है कि डॉलर की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार है और मई से अब तक कोई 13% कीमत गिर चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपका हमें इस हवाले से अपडेट करने का। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में डेफिनेटली काफ़ी हद तक स्ट्रगल करता रहा है, और अभी भी अगर हम देखें तो इन इक़दामात के बाद कहा जा रहा है, जिस तरह से साकिब ने बताया, कि मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट गोज़ फर्दर। फिच ने अभी रिसेंटली कहा कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 180 रुपये तक जा सकता है 2022 में। पाकिस्तान ने तकरीबन 4 दहाइयाँ स्क्वाश की दुनिया पर राज किया, मगर फिर क्या हुआ? लेजेंडरी पाकिस्तानी खिलाड़ी जहांगीर खान कहते हैं कि ये सवाल तो हुकूमत से किया जाना चाहिए। जहांगीर खान खुद कैसे इस खेल में आलमी रिकॉर्ड बनाने और अब पाकिस्तान में स्क्वाश के साथ वाबस्ता क्यों नहीं है, इस बारे में आइए देखते हैं सारा ज़मान के साथ उनकी गुफ्तगू। जहांगीर खान 5 साल 8 महीने 555 मैचेस लगातार जीते, 10 ब्रिटिश ओपन लगातार जीते, 6 वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है। लेजेंड का लफ्ज़ थोड़ा छोटा लगता है और सुनने में ये सब कामयाबियाँ नाकाबिल यकीन लगती हैं। क्या नज़र आता है, कैसे कर लिया ये सब कुछ? देखिए, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो उस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरह के रिकॉर्ड बना लूँगा, मगर ये कि ऑब्वियसली मेरी कुछ यंग एज में कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई हैं जिसकी वजह से मैं ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। ये है कि हर रोज़ मैं अपनी इस कमिटमेंट के साथ ट्रेनिंग करता था कि ये मैंने चीज़ डिलीवर करनी है मैचेस के अंदर, और ट्रेनिंग मेरी कमिटमेंट डिसिप्लिन के साथ बाकायदगी से उसी तरह रहती जब मैं चैम्पियन भी बन गया है। इस पे मैंने कभी ट्रैक चेंज नहीं किया कि आज ये वर्ल्ड चैम्पियन बन गया हूँ तो आगे मेरा कोई काम नहीं है। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि ये चीज़ें मैंने हासिल की हैं। टर्निंग पॉइंट की जो आपकी ज़िंदगी में आया उसकी बात करते हैं। आपके बड़े भाई थे तोरसम खान, 27 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो स्क्वाश के एक बड़े खिलाड़ी बनने के रास्ते पे थे। कैसे उस वाक़े ने आपको उस वक्त बदला? आपकी उम्र बहुत कम थी, 15 साल के थे आप। जी हाँ, मेरी उम्र 15 साल की थी और ऑब्वियसली मेरी उसके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी। तो उस वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी दुनिया ख़त्म हो गई, और आई गेव अप स्क्वाश फॉर 4 मंथ। मैंने स्क्वाश बिल्कुल नहीं खेली और मैंने ये सोचा था कि अब स्क्वाश खेलनी नहीं है। मगर फिर मेरे वालिद साहब, फिर मेरे कज़न रहमत वगैरह, इन सब ने बैठ के मुझे मतलब परस्यू किया और उन्होंने मुझे उस पर मुतमईन कराया कि यार देखो, जो चीज़ होनी थी लाइफ में वो हो चुकी, मगर अब इसका ये ड्रीम आप पूरा कर सकते हो। तो वो चीज़ मेरे ज़हन में क्लिक की और मैंने फिर उस दिन तय किया कि मैं ये ड्रीम पूरा करूँगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये महसूस हुई या कितना बड़ा बोझ था आपके ऊपर कि मैं अपने भाई का वो ख्वाब आगे लेके चलूं? देखें, 15 साल की उम्र में आप ये अब टीनेज एज होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक कच्ची उम्र होती है, वो जहन भी उस तरह नहीं होता है। इट वॉज नॉट ईजी टास्क, और मैंने ये प्रॉमिस तो कर लिया था कि मैंने ये करना है, मगर जैसे मुझे मालूम है कि दिन रात मैं मेहनत करता था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कितनी ताकत के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे कितनी मेरी बॉडी में कैपेसिटी है, कितनी एनर्जी है, मगर आई वाज जस्ट डूइंग डे एंड नाइट। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने विद इन 2 इयर्स का जो प्रॉमिस किया था, आई डिड इट। एक अरसे तक आप स्क्वाश की दुनिया के बादशाह रहे, फिर आपके बाद जहांगीर खान आए और पाकिस्तान ने ओवरऑल तकरीबन 40 सालों तक मुस्तकिल स्क्वाश की दुनिया पे राज किया, और फिर जब वो मुकाम खोया तो उसके बाद दोबारा अभी तक पाकिस्तान वो नहीं हासिल कर सका। क्यों? मैं ये कहता हूँ कि जब आप 30 साल वर्ल्ड चैम्पियन बने, इस 30 साल वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद गवर्नमेंट ने इस गेम को क्या दिया, और यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आता है या टॉप 60s या 70s में नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि कोई इस पर काम ही नहीं हुआ।
फंडिंग इज़ नॉट ओनली दी थिंग कि जो उसको लाने के बाद वो चैम्पियन बन जाएगा। फंडिंग के साथ एक्सपर्टीज़, मेरिट, ये बहुत लाजमी है। आप वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के सदर भी रहे हैं और इस वक्त भी उसके साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप स्क्वाश के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं, क्यों? अब देखें ना, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे लिए वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का सदर बनना बहुत आसान है। मुझे किसी की चाल पलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ मेरिट पे होती है। जो आपकी एक जगह है वो उस पर जाके, यहाँ लेके ये भी वोटिंग पे होता है, मगर दे थिंक कि ये बंदा डिज़र्व करता है, इसको इधर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर मैं पाकिस्तान में करने जाऊँ वो 10 तो गिराने आ जाते मुझे। मैं ये कहता हूँ अगर मैं एडवाइस देता हूँ और एडवाइस पे अमल ना किया जाए तो इट्स लाइक यूजिंग योर शोल्डर फॉर दैट। तो ये चीज़ें मैं नहीं मानता, क्योंकि ये चीज़ें उस वक्त इम्प्लीमेंट होती हैं कि जब अथॉरिटी के साथ आप खुद काम कर रहे हों। और फिर मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे को उसका अकाउंटेबल भी होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बंदा 5 साल के लिए आता है, 10 साल के लिए आके करके चले जाते, जी इसको हटा दें। हटाने के बाद उसको ये नहीं पूछते कि आपने 10 साल किया क्या उसके साथ। तो जो बंदा जिम्मेदारी आगे लेने वाला भी आता है तो उसके लिए तो 20 साल बन जाते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुल्क के अंदर ये है कि जो जिसकी जगह पे उसको होना चाहिए वो उस जगह पे नहीं है। थैंक यू सो मच जहांगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त देने का। और अब इंस्पिरेशन की एक और कहानी। जब अमेरिका में कोविड-19 की वबा आई तो ली हार्पर चैन ने, जो कि ICU या इंतहाई निगहदाश्त की नर्स हैं, एक फेसबुक ग्रुप में इस नए वायरस, इसके इलाज और रोकथाम के इकदाम के बारे में मालूमात फराहम करने का फैसला किया। उनकी कोशिशों को सोशल मीडिया पर काफ़ी तवज्जो मिली और फिर उनके शहर के वासियों ने उन्हें कोविड हीरो के अवार्ड से नवाजा। आइए देखते हैं कि कोविड ने कैसे एक नर्स की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जब अमेरिका में कोरोना वायरस की वबा आई तो ICU में काम करने वाली नर्स ली हार्पर चैन ने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी और थका देने वाले तफ़ील शिफ्टों के बावजूद अपना वक्त रियासत वर्जीनिया के इलाके आर्लिंगटन में अपनी कम्युनिटी के लिए वक्फ कर दिया। I was scared. मैं बहुत खौफज़दा थी। मैंने सोचा अपने खौफ का मुकाबला हक़ाइक़ से करूं। मुझे दूसरों से शेयर करने के लिए मुस्तनद मालूमात तलाश करनी चाहिए। इससे न सिर्फ मैं अपने खौफ पर काबू पा लूंगी बल्कि दूसरों का इल्म बढ़ाने में भी मदद दूंगी। इस तरह ली हार्पर चैन फेसबुक पर आर्लिंगटन के एक मकामी ग्रुप की सरगर्म रुकन बन गईं, जहां वो कोरोना वायरस के बारे में मालूमात बांटती थी और गुमराह कुन मालूमात से लोगों को बचाने की कोशिश करती थी। उनकी कोशिशों ने मकामी अफराद को मतवज्जो किया, जिन्होंने ली हार्पर चैन को आर्लिंगटन काउंटी के कम्युनिटी कोविड-19 हीरो अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। 122 नामजदगियां हैं। आर्लिंगटन ने मुकाबले की ताकत, यकजहती और एक दूसरे का ख्याल रखने का एक गैर मामूली मुजाहरा किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ली हार्पर चैन समेत कम से कम 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने दर्जनों नामजदगियां हासिल की हैं। ली हार्पर चैन, जो कई महीने अस्पताल में मरीजों की देखभाल और घर में अपने खानदान का ख्याल रखने में मसरूफ रहीं, कहती हैं कि अस्पताल में ये वायरस उन्हें भी लग गया। अपने अस्पताल में मुझे किसी मरीज से नहीं बल्कि एक और नर्स से कोविड हुआ था। बहुत डरा देने वाला वक्त था। मुझे 22 दिन के लिए अपने 2 नन्हे बच्चों से अलग होना पड़ा। जब मैं कुछ बेहतर हुई तो मैं घर से बाहर बैठकर अपने बच्चों को दूर से खेलते हुए देखती थी। मुझे याद है वो बहुत बीमार थीं और वो तमाम वक्त अपने कमरे में ही रहती थीं। मैं कभी उन्हें देख ही नहीं पाया था। उनके खानदान को फिक्र रहती है कि उन्होंने अब भी अपना काम जारी रखा है। सेहतयाब होने के तकरीबन 1 बरस बाद अब मैं जाऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। कोविड की वबा में काम करने वाले कई हीरोज की तरह ली हार्पर चैन के पास भी जादुई छड़ी की जगह एक स्टेथोस्कोप और जादुई क़बा की जगह अस्पताल में पहनने वाले कपड़े हैं। इलाके के रिहायशी कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार अपने ख़ानदान, अपनी कम्युनिटी और अपने मरीजों के लिए मोहब्बत और लगन है। लेलिया अनिसिमोवा के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।